हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सैंपल पेपर 6। तो फर्स्ट टू 5 प्रैक्टिस पेपर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसके साथ साथ सीबीएसई द्वारा सेंड किया गया सैंपल पेपर बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों हम कवर कर चुके हैं। तो सैंपल पेपर 6 हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय वीडियो को देखने में लगाते हैं। तो मैं अपना 100% ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सैंपल पेपर 6 का। सेक्शन ए, 225 कैन बी फैक्टराइज एज। 225 के फैक्टर्स करने हैं। देखो आपके पास 225 के फैक्टर्स करने का सिंपल तरीका यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर जिसको याद है कि 225 15 का स्क्वायर होता है, वो डायरेक्ट यहां से कर सकता है। 15 स्क्वायर, 15 यानी कि 5 इंटू 3, इसका स्क्वायर है तो दोनों की पावर 2 हो गई, यानी कि सी फैक्टर हो गया। सी इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो आप चाहो तो वही बेसिक मेथड यूज कर सकते हो फैक्टर्स बना के। अदरवाइज आपको डायरेक्ट अगर पता है ये 15 का स्क्वायर है तो इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। If a pair of linear equations is consistent, then the lines will be। कैसी लाइन होगी ये हमें बतानी है। देखो कंसिस्टेंट के केस में मैंने आपको बताया हुआ है कि दो केसेस आते हैं। कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग भी आती है। मैंने बताया कि जिसका सॉल्यूशन निकाला जा सके, जिसका सॉल्यूशन निकाला जा सके वो कंसिस्टेंट होती है। इंटरसेक्टिंग का सॉल्यूशन निकल सकता है, एक सॉल्यूशन निकलेगा। और कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसका भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर सॉल्यूशन निकाला जा सकता है तो ये भी कंसिस्टेंट की केस में आएगा। तो अब देखिए यहाँ से पैरेलल, ऑलवेज कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो रहा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। दोनों हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग भी और कोइंसिडेंट भी। तो दोनों की दोनों लाइंस हो सकती हैं यहाँ पर जो कंसिस्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, triangle ABC similar to triangle APQ, then area of triangle APQ is equal to 4 of area of triangle ABC, then the ratio of BC to PQ। BC और PQ का रेशियो निकालना है। देखो एक चीज तो मैंने पढ़ी है कि BC और PQ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर मैं ले लूं और उसका स्क्वायर कर दूं तो एरिया का रेशियो आ जाता है। एरिया का रेशियो यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए पी क्यू, ये आ जाएगा यहां से। ओके, अब क्या हमें इन एरियाज का रेशियो पता है? बिल्कुल पता है। देखो कैसे निकालोगे आप, मैं बताता हूं आपको। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, इसको मैं इधर इसके डिवाइड में ले आता हूं, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। इधर 1 बचा और ये जो 4 था वो 4 इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। ए बी सी बाय ए पी क्यू 1/4 आ चुका है, तो ये 1/4 मैंने रख दिया। अच्छा, अब ये स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। तो BC और PQ का एरिया, BC और PQ की लेंथ्स का रेशियो आ जाएगा 1:2 का रेशियो। स्क्वायर रूट करना है इसमें, 1:2 का रेशियो आ जाएगा। अच्छा, बस इसमें ना इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये आगे पीछे जरूर दिए हुए हैं। जैसे इधर APQ इक्वल टू 4ABC। अब सीधा हमारे दिमाग में कैसे आएगा? हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से काम करेगा कि एरिया ऑफ APQ और एरिया ऑफ ABC, इनका रेशियो दिया हुआ है 4:1। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हमारा दिमाग काम करेगा। लेकिन रेशियो हमसे BC और PQ का पूछ लिया, यानी कि ऊपर BC साइड वाला होना चाहिए। तो ये देखो, या तो इसको ऐसे करके पलट दो, आप पलट दो BC साइड वाला, यानी कि ABC ऊपर रखना है और APQ नीचे। तो वो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस में कई बार उलझाने की कोशिश होती है लेकिन उलझना नहीं है। A man steadily goes 10 मीटर ड्यू ईस्ट। देखो हम जो जनरली डायरेक्शन लेते हैं वही आपको डायरेक्शन प्रेफर करनी है। ऊपर की तरफ हम लेते हैं नॉर्थ, इधर की तरफ हम लेते हैं वेस्ट, इधर हम लेते हैं ईस्ट और नीचे की तरफ हम लेते हैं साउथ। इसी तरीके से आपको भी करना है। 10 मीटर ईस्ट मान लो यहाँ पर है। अब 10 मीटर ईस्ट मतलब 10 मीटर ये हो गया ईस्ट की तरफ, इस डायरेक्शन में।
देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब 24 मीटर नॉर्थ, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, हाइपोटेनस निकाल देंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसको याद है वो तो डायरेक्ट ही बता देगा, जिसको याद नहीं है वो 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लेना, 26 आ जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर्ड 1 to 40। एक बैग है जिसके अंदर 1 to 40 टिकट्स हैं, उनमें से एक टिकट निकाली जाती है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 5 का मल्टीपल हो जाए। 5 के मल्टीपल 1 to 40 में कितने हैं, 40 को सीधा 5 से डिवाइड कर लो, 8 मल्टीपल्स हैं, 8 मल्टीपल्स। आप लिखना चाहो तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये 8 मल्टीपल्स होंगे जो कि 1 to 40 के बीच में आते हैं। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस 8 है, टोटल केसेस 40 है, 1/5 प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पेरीमीटर्स का रेशो निकाल सकते हैं हम यहां से। If one side of first triangle is 9, then the corresponding side of second triangle। देखो पेरीमीटर्स का रेशियो साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, पेरीमीटर्स का रेशियो साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। तो वही सेम रूल हमें यूज करना है कि जो 25 और 15 का पेरीमीटर्स का रेशियो होगा वही साइड्स का रेशियो, एक साइड 9 है दूसरी को x मान लिया, बस 15 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 25, ये यहां पर हमें करना होगा। तो सिंपल, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम 5 से पहले कट कर लेते हैं, देन 27 अपॉन 5, 5.4, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5.4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। साइन अल्फा 1/2 दिया हुआ है, कोस बीटा 1/2 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। साइन अल्फा 1/2 कहां पर होता है, 1/2, 1/2 होता है 30 डिग्री पर, यानी कि अल्फा 30 है। कोस बीटा 1/2 कहां होता है, बीटा कोस 1/2 कहां होता है, 60 डिग्री पर, यानी कि बीटा 60 डिग्री है। हमसे अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, यानी कि इनका सम, तो 30 प्लस 60 90, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 90 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 90 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 to 10। देखो काफी फेमस क्वेश्चन है और मैंने बार बार आपको ये बताया है कि इसका आंसर आप याद रखें, 2520 इसका आंसर होगा, याद रखना है। एक से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर हैं, सभी नंबर से जो डिवाइड होता है वो नंबर 2520 है। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लो हर एक नंबर से। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन तो आप देख पाएंगे कि वैसे ही कट हो गए, वैसे ही कट हो जाएंगे। कैसे, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता, ये सभी से डिवाइड होता है 1 to 10, लेकिन पूछा क्या, लीस्ट, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यही नंबर है। उसके बाद ये तो बड़ा हो गया, सबसे छोटा यही वाला नंबर है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रख लें। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, हर एक सैंपल पेपर में, सॉरी हर एक बुक के अंदर जो एमसीक्यूज वाली है उसके अंदर आपको मिलेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का भी ये क्वेश्चन है, आरडी शर्मा बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पीके गर्ग बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसको याद रखना है। और आप बेसिक का अगर सैंपल पेपर देखेंगे, मैथ्स बेसिक का सैंपल पेपर देखेंगे, उसमें भी सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको ये, तो आपको ये 2520 याद रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। AD नॉट इक्वल टू BC, then what can you say about the solution of the pair of linear equations this and this।
ओके, इसने क्या दिया है, क्या क्या हो सकता है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या कैसा। हम क्या करेंगे, रेशियो चेक करते हैं, ए बाय सी, एक्स वालों का रेशियो ए बाय सी, और इधर बी अपॉन डी, बी अपॉन डी। अगर मैं सॉरी, इक्वल तो मैं अभी नहीं लिख सकता कि ये इक्वल है कि नहीं, मैंने बस वैसे ही रेशियो चेक किया। अब हमें चेक करना है कि ये इक्वल है कि नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। अगर मैं इस डी को इधर ले जाऊं तो डिवाइड में जाएगा, अगर मैं सी को इधर ले आऊं तो इधर आएगा। देखो यहां से हमें क्या दिख रहा है, इस कंडीशन से हमें दिख रहा है कि ए बाय सी और बी बाय डी नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल है तो ये यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस हो गया। ये सिंपल कंडीशन पहले ही दे दी गई थी, बस हमें तो चेक करना था। नॉट इक्वल आ गया, आंसर हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। देखो जब डिस्टेंस निकालना है, काफी सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। अदरवाइज मैंने आपको जब ओसवाल और अरिहंत की सीरीज करवाई थी तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जब भी दोनों का एक्स वाला पार्ट सेम हो जाए, या फिर यही सेम कंडीशन वाई वाले पार्ट के साथ भी लगती है, वाई वाले पार्ट के साथ भी। तो अगर एक्स वाला पार्ट सेम हो जाए तो दूसरे वालों का यानी कि वाई वालों का डिफरेंस ले लो खाली, वही डिस्टेंस होता है। मुझे दिख रहा है 0, मुझे दिख रहा है 0, 6 और -2 का डिफरेंस हो गया 8, तो यानी कि डिस्टेंस 8 हो गया। आपको पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी आप अगर लगाते हो तो भी यही आने वाला है। बस इसमें इतना है कि हम देखते ही खाली डिफरेंस ही तो निकालना है। 6 - 2 8 हो गया, 8 आंसर है, दैट्स ऑल। बाकी आपकी इच्छा है। यही सेम वाई वालों के साथ यानी कि ऑर्डिनेट्स के साथ भी होता है। अगर दोनों ऑर्डिनेट सेम है तो जो एक्स वालों का यानी कि एब्सीसा का डिफरेंस है वही उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is not the graph of a quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ देखो, जो भी पैराबोला होता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है। ये पैराबोला है, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये पैराबोला नहीं है। तो इसका मतलब डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 3/8। डेसिमल फॉर्म निकालनी है, या तो आप सीधा डिवाइड करके ही देख लो। एक तरीका तो ये है कि डिवाइड करके ही देख लेते हैं हम कि 3/8 करेंगे क्या आएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, 8 हमें पता है कि 2 पावर 3 होता है, 2 पावर 3 यानी कि अगर मैं नीचे 5 पावर 3 और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए। लेकिन मैंने नीचे किया क्यों, क्योंकि ये 2 3 5 पावर 3 10 पावर 3 बन जाए, 10 पावर 3 यानी कि 1000 बन जाए। अब ऊपर क्या बचा, 125 इंटू 3 375। देखो कितना इजी हो गया डेसिमल एक्सपेंशन निकालना, खाली बस 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.375 इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई। सी करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, what happens to the value of cos theta when theta increases from 0 to 90 डिग्री। जब थीटा को 0 से 90 डिग्री इंक्रीज किया जाता है तो एंगल क्या होता है। देखो cos 0 आपको पता होगा, cos 0 होता है 1 और cos 90 होता है 0, मतलब ये 1 से 0 आता है। cos की वैल्यू 1 से 0 आती है अगर हम एंगल को 0 से 90 लेकर जाएं तो यानी कि cos थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 4 साइन थीटा 3 के इक्वल है। तो देखो साइन थीटा किसके इक्वल हुआ, 3/4 के। हमें निकालना है कोस थीटा। ओके देखो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस। कोस के अंदर क्या होगा, कोस के अंदर ऊपर हमें बेस चाहिए, नीचे हाइपोटेनस चाहिए। नीचे 4 है, कोस में भी नीचे 4 ही होगा। चेक करो किसके डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, 7 √7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई। देखो सर्कमफेरेंस क्या हो रहा है, 4 पाई से 8 पाई, सर्कमफेरेंस डबल हो रहा है, यानी कि पहले सर्कमफेरेंस 1 था तो अब 2, यानी कि रेशियो क्या आ रहा है सर्कमफेरेंस का 1:2 का। एरिया बताना है भाई, एरिया का रेशियो तो सर्कमफेरेंस के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1:4 इसका एरिया का रेशियो आ गया, यानी कि पहले अगर 1 था तो अब हो गया 4, यानी कि क्वाड्रपल्ड हो गया। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 4 टाइम्स हो गया इसका एरिया। देखो सरकमफेरेंस हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, अगर डबल हो जाएगा तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर रेडियस, सरकमफेरेंस या डायमीटर जितना भी टाइम हो, लेट एक्स टाइम्स होता है तो एरिया एक्स स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। याद रखना है आपको, जो सिमिलर ट्रायंगल में हम रूल लगाते हैं वही सर्कल में भी लगता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सभी के सभी सर्कल्स आपस में सिमिलर होते हैं, सभी सिमिलर हैं तो ये फॉर्मूला इनके ऊपर भी अप्लाई होता है। मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया, सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन द गिवन फिगर एंगल ए 90 डिग्री है, ये 90 हो गया, एंगल बी 90 है, ये भी 90 हो गया, और ये तो हमें पता ही है कि वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल एंगल से सिमिलर हो गए हैं ये। ओ बी 4.5, ओ बी ठीक है, ये 4.5 है। ओ ए 6, ये 6 है। ए पी 4 है, ए पी 4। क्यू बी हमें निकालना है, लेट क्यू बी है एक्स। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखो और रेशियो ले लो सीधा सीधा। कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे, इधर ए 90 है, इधर बी 90 है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख रहा हूं मैं। इधर ओ वाला इसके ओ के ही इक्वल हुआ है, वर्टिकली अपोजिट। अब जो बच गया वो लिख लो, इधर पी और इधर क्यू। अब रेशियो लेते हैं हम, रेशियो लेंगे एपी, एपी डिवाइडेड बाय क्या आएगा भाई, एपी लिया है तो इधर बी क्यू आना चाहिए, एपी बाय बी क्यू इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, अब एक ऐसी साइड लेंगे जो हमें पता है, लाइक ए ओ। अगर मैं इधर ए ओ लेता हूं तो इधर मुझे लेना पड़ेगा बी ओ, तो ए ओ बाय बी ओ, ये मैंने रेशियोज ले लिए। और मैं अब सिंप्लीफाई करूंगा, एपी मुझे दिखाई दे रहा है 4 और बी क्यू मुझे दिखाई दे रहा है बी क्यू एक्स, जो कि मुझे फाइंड करना है। ए ओ मुझे दिखाई दे रहा है 6 और बी ओ मुझे दिखाई दे रहा है 4.5। ओके, देन x निकालते हैं हम, x की वैल्यू मैं निकालता हूं तो ये क्या होगा, 4 इंटू 4.5 यानी कि 18/6 यानी कि 3। x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो b इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, b इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन द गिवन फिगर पी ए अपॉन ए क्यू, पी ए ये रहा, ए क्यू ये रहा, और बी आर अपॉन पी बी, ये पी बी है, इसको पी बी ले लें आप, पी बी अपॉन बी आर, ये भी 3 के इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पूरी बड़े वाली ट्राइंगल का एरिया 32 दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल का इसका एरिया हमें बताना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि दो साइड्स का रेशियो तो इक्वल दिया ही हुआ है और एक एंगल कॉमन दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, तो एस से ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का एरिया का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। पी क्यू की एक साइड मैंने उठा ली, पी क्यू आर की एक साइड उठाई पी क्यू, पी ए बी की एक साइड पी ए, और इसका स्क्वायर के इक्वल होगा ये। पी क्यू कितना है आप देखें, 3k प्लस के यानी कि 4k हो गया ये, और डिवाइडेड बाय पी क्यू कितना है, सॉरी नीचे भी पी क्यू लिख दिया मैंने गलती से, पी ए आएगा ये, और पी ए कितना है 3 यानी कि 3k, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दूंगा मैं, k से k कट हो जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो ये रेशियो आ गया 16/9, यानी कि अगर पी क्यू आर का एरिया 16 है
तो PAB का एरिया 9 है, PAB का एरिया 9 है, लेकिन क्या बोला गया है इसके अंदर कि PQR का एरिया 32 है, यानी कि ये जो 16 है वो क्वेश्चन में 32 के इक्वल है, यानी कि 16 की वैल्यू 32 है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 9 की वैल्यू 18 हो गई, यानी कि कंप्लीट एरिया अगर 32 है तो ये वाला 18 है। अब 32 में से 18 माइनस कर लो, 32 में से 18 माइनस किया तो क्वाड्रिलेटरल का बच गया 14, क्वाड्रिलेटरल का 14 बच गया। देखो एक बार फिर से समझा देता हूं, पूरी ट्रायंगल का PQR है, रेशियो वाला कंसेप्ट यूज किया और हमने PAB ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया जो कि 18 आ गया। अब पूरा 32 है, ये 18 है, माइनस किया तो जो बच गया वो एरिया क्वाड्रिलेटरल का होगा, AQRB क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया ऐसे केस में साइन थीटा को टेंजेंट थीटा मानकर चलें और कोस थीटा को 1। ऐसे क्वेश्चन में जब भी ये जो ऊपर दिया गया उसी टाइप से कुछ नीचे दिया गया हो तो हमें साइन थीटा को टेंजेंट मानकर चलना है और कोस थीटा को 1। चलो देखते हैं क्या आंसर निकलता है फिर इससे इसका। तो 5 इंटू साइन थीटा, और मुझे इसे मानना क्या है 5 इंटू टेन थीटा, साइन थीटा को टेंजेंट मानना है, कोस थीटा को 1। 5 टेंजेंट किसके इक्वल है 3 के, तो मैंने इधर 3 रख दिया, माइनस कोस क्या है 1 है, तो 3 माइनस 3, ऊपर ही 0 आ गया तो अब नीचे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर अगर 0 तो आंसर 0। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर फुल वाला बता दो, ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हमने टेंजेंट मान लिया इसको, कैसे कोस को 1 मान लिया। तो हम क्या करते हैं, फुल अगर आपको सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं, कोस डिवाइड कर दें ऊपर नीचे बोथ साइड। अगर आपको पूरा ये सोल्व करना है तो आपको कोस डिवाइड करना होगा ऊपर नीचे बोथ साइड, बोथ साइड आपको कोस डिवाइड करना है। उससे क्या होगा, उससे साइन अपॉन कोस तो बनेगा टेंजेंट और कोस अपॉन कोस बनेगा 1, यही किया जाता है उसमें, शॉर्ट में यही किया जाता है। आपको ये डायरेक्ट एज्यूम कर लेना होता है कि ये टेंजेंट ही है, तो ये बन गया 5 टेंजेंट थीटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 टेंजेंट थीटा प्लस 3। यहां मैंने 5 टेंजेंट थीटा की वैल्यू रखी जो कि 3 है, तो 3 माइनस 3 0 बन गया, आंसर तो आपके सामने है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही ना हो, ऐसी k की वैल्यू हमें बतानी है। तो नो सॉल्यूशन के लिए पहले दो रेशियोज इक्वल होते हैं, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2, इक्वल नहीं होता c1 बाई c2, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो रखते हैं और सोल्व करते हैं। देखो k अपॉन 12 इक्वल होना चाहिए 3 अपॉन k के, 3 अपॉन k, और ये 1 अपॉन 2 के नॉट इक्वल होना चाहिए 1 अपॉन 2। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36 और k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। अब देखो अगर मैं प्लस 6 ले लेता हूं तो क्या होगा, 6 बाय सॉरी 3 यहाँ और k की जगह 6, तो 3 बाई 6 1/2 ही बन जाएगा, यानी कि 6 तो नहीं हो सकता, यानी कि बचा -6। और वैसे भी हम ऑप्शन से भी देख सकते थे, जैसे ही हमारा ये आया कि प्लस माइनस 6, हमने ऑप्शन में देखा 6 तो है ही नहीं, -6 ही है, तो -6 इसका आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन तब होती जब दोनों होते तो हम यहाँ से चेक करते कि क्या ये दोनों रेशियो इक्वल बनने चाहिए, लेकिन ये 1/2 नहीं बनना चाहिए, तो उसके लिए -6 लेना पड़ता ताकि वो -1/2 बन जाए ये दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इफ ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट से एक लेटर चूज किया गया है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इस वर्ड का एक लेटर हो, दिल्ली जो वर्ड है उसमें से एक लेटर हो। तो दिल्ली में टोटल कितने लेटर है 5, ये फेवरेबल केस हो गए, और टोटल लेटर्स कितने होते हैं 26, ये टोटल केसेस हो गए, प्रोबेबिलिटी आ गई 5/26। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने ए सेक्शन हमारा कंप्लीट किया है। इसके बाद हम चलते हैं बी सेक्शन पर, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन कौन है जो अभी भी इस वीडियो को देख रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। ओके, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द HCF एंड LCM of 378180 will be, इनका HCF और LCM हमें फाइंड करना है। इनका HCF और LCM देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर दो ही ऑप्शन दिए गए हैं 6 और 12। हम दोनों चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है। बड़े नंबर से शुरुआत करेंगे। 12 से डिवाइड करता हूं तो 12 3 जा 36, 1 बचेगा, नहीं डिवाइड कर रहा। 12 378 को नहीं डिवाइड कर पा रहा है पूरा पूरा, यानी कि 6 तो HCF होगा, ये तो बात श्योर हो जाती है। इन दोनों ऑप्शंस में से ही कोई एक होगा। अब हम चेक करेंगे 3980 या 3780। ओके, अब हम देखो जो सबसे बड़ा इंट लेने वाले हैं वो यहां से, सबसे छोटा नंबर इधर मुझे 18 दिख रहा है, मैं 18 से डिवाइड करके देखूंगा डिवाइड हो जाएगा क्या। मतलब 180 से 0 तो कट हो गई, 18 ही मान लो। 18 से इसको डिवाइड किया तो हो गया, इसको डिवाइड किया तो 18 2 जा 36, देन 3 नहीं हो रहा, यानी कि सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखो सिंपल सा मैंने जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, HCF क्या चीज है, LCM क्या चीज है, उसका बेसिक का यूज किया कि ऐसा नंबर जो सभी नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे वो तो HCF है। और LCM कौन है, ऐसा नंबर जो गिवन सभी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो मैंने दोनों क्राइटेरिया चेक किया, ये नहीं हो रहा डिवाइड 3980, ये पूरा पूरा डिवाइड 18 से हो गया। जब एक से नहीं हो रहा तो बाकी से हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑप्शन रिजेक्ट। ये दोनों ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके थे, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन रेशियो 1:2 इंटरनली, इंटरनली 1:2 में डिवाइड करता है। 8 कोमा -9 और 2,3। देखो एक चीज तो क्लियर है, देखो 1 2, एक बात तो क्लियर है कि इनके बीच में 8 और 2 के बीच में नंबर होगा, जो भी होगा यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ही आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी कि x वाला तो एक पॉजिटिव नंबर आ गया विदाउट एनी डाउट। हमें चेक भी नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि बीच वाला जो नंबर होता है जो किसी रेशियो में डिवाइड करता है वो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करता है। इनके इक्वल भी नहीं हो सकता, इनके बीच में 8 और 2 के बीच में कहीं आएगा। 8 और 2 के बीच में नहीं आ रहा, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है या फोर्थ हो सकता है, इन दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ दोनों में ही x पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं y की। y के लिए हम कैसे चेक करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज देखो एक और तरीका भी मैं आपको बता रहा हूं। इधर 3 है और इधर 9 है माइनस का, इधर 3 है और इधर माइनस का 9 है। अगर मैं इनका मिड पॉइंट देखता हूं तो -3 इनका मिड पॉइंट है, -3। अब ये क्या कह रहा है कि -9 से 1 का गैप है तो 3 से 2 का गैप है, ये कहना चाह रहा है, यानी कि 3 से ज्यादा गैप है। 3 से ज्यादा गैप है तो ये -3 और -9 के बीच में कहीं लाई करेगा, बीच में कहीं। तो हम गैस करके ही बता सकते हैं कि ये नेगेटिव होगा। ये तो खाली गैस करने का तरीका, अदरवाइज आपको पूरा अगर यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला तो हम क्या करेंगे, यहां से y निकालना है जो कि किसके इक्वल होगा 1 इंटू 3 और 2 इंटू -9 डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो देखो मैंने कहा था ना माइनस में आएगा, माइनस में आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है -2 के। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। आप डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला यूज करें, डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लें इसके अंदर, ये पहुंच जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि यहां से ये आ रहा है नेगेटिव। आई एम सॉरी, मैंने यहां मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, ये आएगा 2 इंटू -9 -18।
और ये बनेगा -5, ये बनेगा -5। तो मैंने देखा फिर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी कोस थीटा ए के इक्वल है, तो कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा हमें निकालना है। बी कोस थीटा, देखो कोस थीटा ए बाय बी हो गया, और मैं जानता हूं कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अगर ए है तो हाइपोटेन्यूस बी हो गया। पाइथागोरस से परपेंडिकुलर निकाला जो कि स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल है। हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से बाकी साइड का स्क्वायर माइनस करो, रूट लगा दो। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका परपेंडिकुलर आ गया। हमसे पूछा कोसिकेंट प्लस कोटेंजेंट। कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, यानी कि b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया कोसिकेंट। प्लस कोटेंजेंट, कोटेंजेंट होता है टेंजेंट का उल्टा, यानी कि ये आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस ए है, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर आया बी प्लस ए। अब देखो इसको बी प्लस ए को इसको फैक्टराइज किया जा सकता है नीचे से। देखो इसको मैं लिख सकता हूं रूट बी प्लस ए इंटू रूट बी प्लस ए, क्योंकि जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, वैसे ही रूट बी प्लस ए इंटू रूट बी प्लस ए बी प्लस ए के इक्वल होता है। और नीचे अगर मैं देख रहा हूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आइडेंटिटी बनकर ये बन सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और b प्लस ए से रूट बी प्लस ए वाला कट हो जाएगा, बचेगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए, यानी कि b प्लस ए ऊपर है b माइनस ए नीचे है। b ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, b ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। ओके, निकालना क्या, प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो पहले चेक करो कौन कौन 6 टाइम्स है। ये 6 टाइम्स हो रहा है, 5 6 जा 30, ये भी 6 टाइम्स है, ये भी 6 टाइम्स है, ये 8 टाइम्स हो गया, यानी कि एक ऑप्शन तो रिजेक्ट। 4 years hence, 4 साल बाद, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स। 4 साल बाद फादर की एज 4 गुना हो जाएगी। चेक करके देखते हैं, ये 4 साल बाद बेटा बनेगा 8 साल का और फादर बनेगा 28 का। क्या ये 4 गुना हो रही है? नहीं। इधर ये बनेगा 9 का और ये बनेगा 34 ईयर्स का। क्या ये 4 टाइम्स है? नहीं है। इधर 6 से बनेगा 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर्स ये बनेगा 10, और आफ्टर 4 ईयर्स ये बनेगा 40। क्या ये 4 टाइम्स हो रहा है? यस, ये 4 टाइम्स हो रहा है। ये 4 टाइम्स है तो इसका मतलब यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दैट्स ऑल, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। Alpha and beta are the zeros of polynomial this, then the value of alpha minus beta whole square। अल्फा और बीटा जीरोज हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बताना है। देखो यहां पर आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, ये इक्वल होता है 4 अल्फा बीटा के। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मैं निकाल सकता हूं यहां से सम ऑफ जीरोस, वो आ गया माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ -4/2, 2 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा मैं निकाल सकता हूं, दैट इज सी बाई ए, 5/2। वैल्यूज पुट कर दो, इसकी वैल्यू निकालनी है ना अपने को, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 2 है, 2 का स्क्वायर किया 4, माइनस इसको मैं x मान लेता हूं पूरे को, क्योंकि ये पूरा ही चाहिए अपने को, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही चाहिए, पूरे को x मान लिया, इक्वल टू 4 इंटू 5/2। तो ये तो बन रहा है 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 -4, लेकिन यहां पर एक माइनस भी है,
जो कि इसको नेगेटिव कर देगा, तो -6 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी सिंपल है। इफ ए नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स दिस, x कोई भी रेंडमली एक नंबर चूज किया गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि x का स्क्वायर 4 से छोटा हो। देखो 4 से छोटा वाला, अगर मैं -3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 है, बड़ा है। -2 का स्क्वायर 4 है, इक्वल है, हमें छोटा चाहिए 4 से। -1 का स्क्वायर 1 है, 4 से छोटा। 0 का स्क्वायर 0, 4 से छोटा। 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा। 2 का स्क्वायर 4, 4 से छोटा नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 4 से छोटा नहीं है। तो कितने नंबर है जिनका स्क्वायर 4 से छोटा है? 3 नंबर है ऐसे, और टोटल नंबर है 7। तो बन गई प्रोबेबिलिटी 3/7, यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। Two dice are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 1, 2, 2, 3, 3 respectively. They are thrown and the sum of the number on them is noted. थ्रो किया और सम नोट किया। प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो उनका इवन सम आए। देखो मैं डाइस लिख लेता हूं पहले, 1, 2, 3 सॉरी 5, 6, और इधर है 1, 1, 2, 2, 3, 3। ओके, अब मैं इनका सम निकालता हूं। अब मैं इनका सम निकालूंगा, टोटल कितना बनता है देखते हैं। और हमें ऐसा नंबर, अब ऐसे नंबर सारे के सारे चाहिए जो कि इवन बनते हो, जो इवन बनते हो, सम इवन बनाते हो, ऐसे नंबर हम चूज कर लेंगे। ओके, सम मैंने चेक किया, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, ऐसे ये 5 6 7। ओके, इधर मैंने देखा वापस 1 ऐड करना है सभी में, तो 2 3 4 5 6 7। इधर मैंने देखा 2 + 1 3 4 5 6 7 8। मैंने क्या किया, एक डाइस ये मान ली और एक डाइस ये, और इनको ऐड करता जा रहा हूं मैं, इनका सम निकालता हुआ जा रहा हूं। ओके, ये बना 3 4 5 6 7 8, देन 3 + 1 4 5 6 7 8 9, और ये भी 4 5 6 7 8 9। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा है जो इवन नंबर बनाता है सम में। एक तो ये हो गया, 2, देन 3 4, 4 नंबर यहां हो गए, फिर इसमें 5 6 7, ये हो रहा एक 8, एक ये रहा 9, और एक ये रहा 10, देन 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 नंबर है, 18 जो जिनका सम इवन है 18। और टोटल नंबर ऐसे 36 है, आपके सामने देख लो 36 टोटल नंबर है, तो हमने डिवाइड किया, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। साइन थीटा प्लस कोस थीटा √3 के इक्वल है, देन टेन थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो टेन थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा सोल्व करके देख लेते हैं होता क्या है। मैंने देखा कि टेन थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस कोटेंजेंट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इधर आया देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने देखा कि ये तो 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये आ गया 1/साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यानी कि अगर मुझे साइन थीटा इंटू कोस थीटा मिल जाए तो उसका रेसिप्रोकली आंसर होगा।
अब हमें क्या करना है, इधर करनी है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर देनी है बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3। देखो यहां से मैं साइन थीटा कोस थीटा निकालूंगा, कैसे, ये तो होता है 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 3। ये इधर माइनस होगा तो 2 बचेगा और ये 2 डिवाइड होगा तो साइन थीटा कोस थीटा आ गया 1, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ गया 1, तो 1/1 आंसर भी 1 हो गया। पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ पुट कर दिया 1, तो 1/1 आंसर हो गया 1। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इफ द पॉइंट पी एक्स कोमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, देन पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है तो कौन सा इक्वल होगा। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, पी क्यू और पी आर, पी क्यू निकालेंगे और पी आर निकालेंगे, इन्हें हम इक्वल रखते हैं। ठीक है, रखते हैं। देखो पहले पी क्यू निकालता हूं मैं, x माइनस ए माइनस बी, डिफरेंस लिया स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर y के साथ इनका डिफरेंस लेता हूं, y माइनस बी प्लस ए, डिफरेंस लिया स्क्वायर किया, और इसका स्क्वायर रूट इक्वल होगा। देखो स्क्वायर रूट तो कट हो जाएगा स्क्वायरिंग करके, क्योंकि पी क्यू और पी आर इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, तो स्क्वायर रूट में नहीं लिख रहा हूं, सीधा यही लिख रहा हूं, एक्स माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इधर बनेगा y माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। देखो अब आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर वाली जो टर्म है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाली टर्म सारी कट जाएंगी। देखो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। फिर आता है 2ab 2ax, फिर आएगा 2bx, और फिर आएगा 2ab। इसी तरीके से इसको भी ओपन करता हूं, ये बनेगा वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर बनेगा -2by, फिर बनेगा +2ay, और लास्ट में -2ab ये बनेगा। अब इक्वल टू में इस वाले की ब्रैकेट्स भी इसी तरीके से ओपन करनी है मुझे, इस वाले की ब्रैकेट भी ओपन करता हूं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ax -2ab प्लस 2bx, और इधर ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ay -2by प्लस 2ab ये बन रहा है यहाँ पर, ये बनेगा इधर। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, कैसे, देखो ये जो स्क्वायर वाली टर्म थी, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो इधर भी है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वो इक्वल टू में भी है, तो ये कट हो गई। अच्छा और क्या क्या कट हो रहा है, आप ये देखिए 2ab प्लस का है 2ab माइनस का है, ये कट हो गया यहाँ पर, और इधर आप देखिए 2ab माइनस का और 2ab प्लस का ये भी कट हो गया। अब ये देखिए -2ax -2x ये इक्वल टू में है, तो इधर जाके 0 बन गया, और ये तो अपोजिट साइन है, इक्वल टू में ऐड हो जाएंगे, और ये भी कट हो गया। ठीक है, अब देखो इस -2ay को मैं इधर लेके आऊंगा तो +2ay हो जाएगा, और 2ay प्लस का एक और पहले से ही है, तो 2ay प्लस 2ay यानी कि 4ay, और ये माइनस का 2bx है, इसको मैं ले जाता हूं RHS की तरफ, तो एक 2bx पहले ही है, एक 2bx ये आ गया 4bx 4bx। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, और हमारी इक्वेशन हमारे सामने है, दैट ए वाई इक्वल टू बी एक्स, ए वाई, ए के साथ y है और b के साथ x है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल था, बस आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इन ट्राइंगल एबीसी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड बीसी सीए एंड ए बी आर दिस। ओके, किसी भी एक ट्राइंगल की बात कर रहा है, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर मिड पॉइंट्स, बी सी का मिड पॉइंट है डी, सी ए का मिड पॉइंट है ई, सी ए का है ई, और एफ ए बी का मिड पॉइंट है। इस तरीके से है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ डी ई एफ, इसका रेशियो मुझे चाहिए टू ट्राइंगल एबीसी, यानी कि कंप्लीट ट्राइंगल के साथ डी ई एफ का रेशियो ए बी सी के साथ मुझे चाहिए। देखो ऐसे केस में मैं जानता हूं कि ये चारों ट्राइंगल्स का एरिया, यानी कि इसका, और फिर ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया, और जो ये वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, और ये लास्ट वाला एरिया, ये चारों के चारों एरियाज इक्वल हो जाते हैं, इक्वल, यानी कि ये चारों इक्वल है। तो बीच वाले का एरिया क्या हुआ, 1/4 हो गया ना पूरी ट्रायंगल का। या मैं ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये 1/4 का हो गया, क्योंकि ये इसके अंदर एक ही है, डी ई एफ के अंदर एक पार्ट है और ए बी सी के अंदर 4 पार्ट है ऐसे। तो 1/4 इसका एरियाज का रेशो बन जाता है। जब भी हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, 4 ट्रायंगल बनते हैं, चारों का एरिया सेम होता है। ये हमने 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम के अंडर पढ़ा था, लेकिन उसका क्वेश्चन यहां जरूर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 पॉइंट्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम पॉइंट्स बना लेते हैं। ये रहा ए 2, -3, ये है बी -4, -6, 3 इक्वल पार्ट है। तो इसका मतलब अब ये वाला जो पार्ट होगा, इधर एक है और इधर 2 इससे रह गए, तो मतलब ये वाला पार्ट इसे 1/2 में डिवाइड करेगा, ये वाला पार्ट 2/1 में करेगा। ठीक है, हम पहले पहला वाला पार्ट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो पॉइंट रख के देखो, एक्स वाला पार्ट रखा तो 3 है, गैप देखा, ये तो 2 और -4 के बीच में ही नहीं आ रहा, 2 और -4 के बीच में ही नहीं है, यानी कि ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये यहां पर गलत हो चुका है। 0 रख के देखा मैंने, एक्स की जगह 0 रखा, तो इसका गैप 2 का है और इसका गैप 4 का है। क्या रेशियो 1:2 का बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 0 दो ऑप्शन में है। अब एक ऑप्शन कोई भी उठाकर चेक कर लो, 1:2 का ही रेशियो जिसमें भी बनेगा, या तो -4 से बनेगा या -3 से, वही आंसर हो जाएगा। मान लो मैंने -4 ले लिया, -4 तो ये यहां पर ही है, बीच में आ ही नहीं रहा, -4 नहीं हो सकता इसका मतलब, तो -3 है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं, -2 और -4, सॉरी -3 और -6, इनमें हमें गैप देखना। अब वाई वाला ले रहा हूं ना मैं, वाई वाला ले रहा हूं, तो वाई वालों में, सॉरी, जब मैंने वाई वाला लिया तो मुझे वाई वालों में ही गैप चेक करना है। वाई वाला क्या है यहाँ पर, -4, मैंने -4 से देखा, ये गैप देखा मैंने 1 का है, और ये गैप देखा 2 का है। ठीक है, 1/2, ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आप -3 देखोगे तो नहीं बनेगा, मैंने वो गलती से x में देख लिया था, तो आपको y वाले में ही देखना। अगर y वाला चेक कर रहे हो तो x वाला चेक कर रहे हो तो x वाले में ही चेक करना। तो बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, तो बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, और पॉइंट्स आपको निकाल कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अदरवाइज आप सेक्शन फॉर्मूला लगा ले, सेक्शन फॉर्मूला भी आपको अगर आता है तो वो भी बिल्कुल सही है, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर ले, 1/2 में कौन सा पॉइंट डिवाइड करेगा, वहीं से आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन बाय 1 माइनस साइन, और ये इधर ही है। ओके, हम सबसे पहले क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं। 0 रखा तो 1/1, 1 हो गया, ये 1/1, ये भी 1 हो गया, 1 + 1 2, 2 आंसर आना चाहिए। अब 2 0 रखने पर इन दोनों में आ रहा है, 0 रखने पर 2 इन दोनों में आ रहा है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो खत्म। हमें अब इन दोनों में से कोई एक आंसर ढूंढना है, इन दोनों में से कोई एक आंसर ढूंढना है।
कैसे? अब थीटा हम कुछ और रख लेते हैं, लेट 30 रख लेते हैं। 30 पे कोई सिंपल वैल्यू आती है साइन की 1/2, तो 1 + 1/2 किया 3/2 डिवाइडेड बाय 1 - 1/2 आ गया 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, √3 आ गया। अगर ये √3 है तो ये तो इसका रेसिप्रोकल ही है, 1/√3 आएगा। एलसीएम लेता हूं मैं √3, तो ये बना 3 + 1 यानी कि 4/√3 बन गया, 4/√3। अब चेक करो 4/√3 कहां बनता है, 4/√3 कहां बनता है, 4/√3 मैं वैल्यू पुट करके देखता हूं। इसमें अगर मैं रखूंगा थीटा को 30 तो नहीं बनेगा। इसमें मैंने 30 अगर रखा, अगर मैंने सीकेंड को 30 रख दिया तो 2 इंटू ये होता है 2/√3 30 पर, और ये बन गया 4/√3, यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटन एज p को ये दे दिया और q को ये दे दिया, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम इंटू एच, भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ तो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, p और q के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो दिख रहा है सीधा ए ऑप्शन में है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिख रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ p इंटू क्यू के इक्वल होगा, सीधा रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इन द गिवन फिगर BC पैरेलल टू PQ, ये BC है और ये PQ है, एक दूसरे के पैरेलल है। BC = 8, ये 8 गिवन है, PQ 4 गिवन है। तो देखो यहां से हमें ये तो पता चल जाता है कि इस वाली साइड का अगर हम डबल करेंगे तो ये वाली साइड आती है, रेशियो हमें पता चल गया। और जैसे ये पैरेलल दिया, ट्रायंगल सिमिलर भी हो गई, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया अल्टरनेट, और ये तो वर्टिकली अपोजिट खैर है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये सिमिलर हो चुकी है और साइड्स का रेशियो भी हमें पता चल गया। अब बस इंतजार इसका है कि पूछा क्या गया है। AP 2.8 है, ठीक है। लेंथ ऑफ CA देखो क्लियर सी बात है, 4 का डबल इधर आएगा, 2.8 का डबल इधर आएगा, 5.6 और 6.5 का डबल इधर आएगा, दैट इज 13। हमें CA पूछा है, 5.6 हमारा आंसर हो गया। सिंपल सिंपल था काफी, बस रेशियो आपने चेक किया और आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस सच दैट AP 2/5 है AB का? चेक कर लेते हैं चलो। देखो A पॉइंट दिया हुआ है 1 2 का, B पॉइंट दिया हुआ है 6 7, और बीच में कोई P पॉइंट है, और वो इस तरीके से है कि AP और AB का रेशियो 2/5 का है। AP और AB यानी कि AB एक कंप्लीट अगर 5 पार्ट है तो उसमें AP सिर्फ 2 पार्ट है, तो इधर वाला पार्ट कितना बचा 3, यानी कि रेशियो हो गया 2:3 का। यहीं से अब शुरू होगा, तो 2:3। फर्स्ट पॉइंट उठाकर रख के देखते हैं, 3,4 एक्स वालों का डिफरेंस लो, 3 और 1 का गैप 2, 3 और 6 का गैप 3, 2 3 का रेशियो बन रहा है। 3 और किसी में है ही नहीं, तो फिर कोई ऑप्शंस में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती हमें कि ए आंसर आ जाएगा। अगर 3 और कहीं होता तो वाई का भी चेक करना पड़ता, लेकिन अभी हमें वाई का भी चेक नहीं करना है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन गिवन फिगर आर्क्स आर ड्रॉन by taking vertices of A, B and C of an equilateral triangle of side 10, ठीक है, ये आर्क ड्रॉ की गई है। उसके बाद लिखा है शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया बताना, ये शेडेड रीजन है, ये जो दिख रहा है आपको ये शेडेड रीजन है। ये जो आर्क जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को अलग बना रहा है वो शेडेड रीजन है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 10 दी हुई है, तो इस सेक्टर की रेडियस हो गई 5। हमें चाहिए कि सेक्टर एंगल कितना बना रहा है ये पता चले। देखो 60 + 60 + 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
तो टोटल एंगल 180 डिग्री बना रहा है, यानी कि 180 बाय 360 पाई आर स्क्वायर, पाई बोला ये ले लो और आर हमें पता चल गया 5 है, तो 5 इंटू 5 कर दूंगा मैं, तो ये हो गया 1/2, 2 से अगर मैं ये कट करता हूं तो 1.57 आ जाएगा, 1.57। अब हमें 25 इंटू 1.57 करना है, 1.57। तो देखो ऑप्शन ही इतने क्लियर है कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ऑप्शन इतने ज्यादा क्लियर है। देखो 79, 25, 3 जा 75 होता है, यहां 3 होता तब 75 आता, तो 3 से ज्यादा होने पर 79 आ सकता है, यानी कि ये तो 1 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 50 से भी कम रहेगा ये, क्योंकि 25 2 जा 50, 50 से कम रहेगा, ये हमें क्लियरली दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में है। 79 का तो बनता ही नहीं, और ये 260 और 180 ये तो और भी ज्यादा बड़े हो गए, ये तो और भी ज्यादा बड़े हो गए, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 37 देखते हैं, इसमें शेडेड रीजन में शेड कर देता हूं, ये वाला इसके अंदर शेडेड रीजन है, ये इसके अंदर शेडेड रीजन है, थोड़ा सा इधर से। ओके, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है बीसी और बीडी दोनों इक्वल है 8 के, ये 8 है, ये भी 8 है। देखो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल होता है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। एसी और एडी 15 है, एसी ये 15 है और ये 15 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं इजीली, 17 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से 17 निकाला, ओ सेंटर है तो शेडेड रीजन निकालिए, तो हम क्या करेंगे, सर्कल में से ये दो ट्रायंगल माइनस कर देते हैं, सर्कल में से दो ट्रायंगल माइनस, सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, आर 17/2, 17/2 माइनस, देखो पूरा डायमीटर 17 था इसलिए 17/2 किया, माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 8 ले लिया तो हाइट 15 हो गई, 8 इंटू 15। ओके, अब कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेके, या फाइनली आप कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा अगर आप इसको इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस हैज जीरोस अल्फा एंड बीटा, इसकी दो जीरोस है, कौन कौन सी, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिनकी जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा हो, 3 अल्फा और 3 बीटा उन जिनकी जीरोस है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें चाहिए। ओके, हम क्या करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं इस इक्वेशन में से, ये निकाला तो ये आ गया 3/2 माइनस बी बाय ए, और ये सी बाय ए यानी कि 1/2। अब हम क्या करेंगे, ये तो इस इक्वेशन के हो गए, जो इक्वेशन हमें चाहिए उसका सम ऑफ जीरोस, उसकी जीरोस ये दो बोली है इसने, 3 अल्फा और 3 बीटा, सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करता हूं तो कितना होगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा यानी कि 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 3 इंटू 3/2, क्योंकि ये 3/2 आ रहा है, ये 3/2 है, तो 3 इंटू 3/2 9/2 सम होना चाहिए जीरोस का, किन किन का सम 9/2 हो रहा है, इसका नहीं हो रहा, ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है, एक्स स्क्वायर ही नहीं है, इसको तो रिजेक्ट करो, ये -9/2 हो रहा है, एक ही ऑप्शन बचा, इतने में ही हमने निकाल दिया, देखो कोई हमें जरूरत नहीं पड़ी तीसरे ऑप्शन की, मतलब दूसरी कोई कंडीशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने एक ही कंडीशन में ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये देखो पहली दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, और डी है, डी में सम 9 बन रहा है, हमें 9/2 चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बचा सी, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4 equal circles are described at 4 corners of a square, 4 इक्वल सर्कल 4 कॉर्नर पर बनाए गए हैं कुछ इस तरीके से,
कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं, थोड़ा कुछ इस तरीके से। ये एक स्क्वायर हो गया और इसके चारों कॉर्नर्स पर एक कॉर्नर पर ये सर्कल बना दिया, इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर पर बनाया गया, फिर तीसरे कॉर्नर पर बनाया गया है और ये हो गया लास्ट कॉर्नर पर। अब इसके अंदर बोला गया है फोर कॉर्नर सो दैट ईच टचेज टू ऑफ अदर, दो को टच कर रहा है। द शेडेड एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल, ये जो सर्कल के बीच वाला ये वाला जो एरिया है वो दिया हुआ है 24/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस क्या होगी सर्कल की? देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सिमेट्री से समझने की कोशिश करते हैं। सिमेट्री कैसे? अगर मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं तो ये भी एक स्क्वायर हो गया, ये भी एक स्क्वायर हो गया। सर्कल के बाहर इसके चार हिस्से आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पहला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। अब आपको ये पता है कि अगर मैं ये वाला हिस्सा यहां से हटाकर, अगर मैं ये वाला हिस्सा यहां से हटाकर इधर लगा देता हूं, इधर लगा दिया मैंने मान लो ये इधर लगा दिया, ये, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला मैंने इधर लगा दिया, और इधर वाला हिस्सा मान लो काट के जो बाहर है, स्क्वायर से बाहर है, वो हिस्सों की बात कर रहा हूं, वो मैंने इधर लगा दिया। तो अगर मैं इन चारों हिस्सों को निकाल कर यहां लगा देता हूं तो ये बचा हुआ पार्ट अपने आप ही आ जाएगा। यानी कि ये जो एरिया है मैं इसको इस तरीके से भी समझ सकता हूं कि ये छोटे वाला जो स्क्वायर बना है उसका ये जो सर्कल है, अगर मैं उस छोटे वाले स्क्वायर में से सर्कल माइनस कर दूं तो ये चार हिस्से इस पूरे के बराबर ही आ जाएंगे जो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल से, ये वाले के। तो मैं यही काम करूंगा, पूरा निकालने की बजाय मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक छोटे वाला स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर की साइड में मान लेता हूं लेट 4x, 4x क्यों मानी मैं उसका कारण बता देता हूं, क्योंकि मुझे उसका हाफ करना पड़ेगा स्क्वायर की साइड निकालने के लिए, और फिर इसका भी हाफ करना पड़ेगा रेडियस निकालने के लिए। 4x का हाफ किया 2x जो कि स्क्वायर की साइड आ गई, और उसका भी हाफ किया x, तो ये रेडियस आ गई सर्कल की। अब मैंने क्या किया, इस स्क्वायर के एरिया में से स्क्वायर का एरिया यानी कि 4x स्क्वायर हो गया ना, 2x है साइड, तो 2x का स्क्वायर किया 4x स्क्वायर, माइनस किया सर्कल का एरिया, सर्कल है पाई दैट इज 22/7 इंटू आर रेडियस, रेडियस x है तो x स्क्वायर, ये एरिया 24/7 दिया हुआ है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके 7 4 जा 28, तो ये किया माइनस, तो 6x स्क्वायर बाई 7 और इज इक्वल टू 24/7, 7 से 7 कट हो गया, 6 इधर जाके कट होगा 4, x स्क्वायर 4 है तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब x2 आया यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल 2 है, पूछा भी रेडियस ऑफ सर्कल ही गया है, तो 2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2 इसका, देखो सिमेट्री का यूज किया है मैंने, आपको भी अच्छे से देखना है, इसको समझना है। सिमेट्री का यूज किया और सोल्व कर दिया मैंने इसको, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ओके ये तो सिंपल है, ये तो खाली वैल्यूज पुट करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर मैं रखता हूँ एक्स और वाई की वैल्यूज बतानी है, मैंने फर्स्ट रखी तो देखो मुझे दिख रहा है फ्रैक्शन में आएगा। कैसे? मैंने एक्स की वैल्यू -3 रखी तो ये बन रहा है -3/2, इसकी वैल्यू 2 रखी तो ये बन रहा है 4/3। भाई प्लस माइनस कुछ भी हो ऐड करूंगा तो फ्रैक्शन में ही आंसर बनना है, लेकिन इधर तो -1 बन रहा है, तो ये -1 तो नहीं बन सकता, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेता हूं मैं, 2/2 ये 1 बन रहा है, -2 इंटू -3/3 यानी कि -2 बन रहा है, -1 ये तो सेटिस्फाई हो गया। आप सेकंड और चेक कर लो, ये x की जगह 2 -y/3 यानी कि -3/3, +1 हो गया, +1 हो गया तो 3 बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड दोनों को सेटिस्फाई कर रही है ये वाली इक्वेशन, तो बी इसका
करेक्ट ऑप्शन होगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं अब सेक्शन सी पर, जिसमें हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट महेश वर्क एज ए मैनेजर इन ए होटल, he has to arrange chairs in a hall for a function. The hall has certain number of chairs. Guests want to sit in different groups like pairs, triplets, quadruples, fives, sixes, etc. Mahesh want to arrange the chair in such a way that there is no chair left after arrangement. तो वो क्या करता है कि चेयर्स को कैसे लगाता है, महेश अरेंज द चेयर इन सच पैटर्न, पैटर्न में लगाता है, जैसे टूज, थ्रीज, फोर, फाइव, सिक्स। टू के पेयर में लगाए, टू के पैटर्न में लगाए, दो दो चेयर एक साथ लगाता है तो एक चेयर बच जाती है। देन 1 2 3 4 एंड 5 चेयर्स आर लेफ्ट रिस्पेक्टिवली। दो दो चेयर एक साथ लगाता है तो लास्ट में एक चेयर बच जाती है। तीन तीन चेयर अगर एक साथ लगाता है तो लास्ट में दो चेयर बच जाती है। चार चार चेयर अगर एक साथ लगाता है तो लास्ट में तीन चेयर बच जाती है। अगर पांच पांच चेयर एक साथ लगाता है तो लास्ट में चार चेयर बच जाती है। और अगर वो छः छः चेयर एक साथ लगाता है तो लास्ट में 5 चेयर्स बच जाती हैं। बट when he arrange 11s, no chair will be left. अगर वो 11 के ग्रुप में लगाता है तो कोई भी चेयर नहीं बचती, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ओके नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन द होल हाउ मेनी चेयर्स आर अवेलेबल, कितनी चेयर्स अवेलेबल हैं। देखो ये दो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि दो से डिवाइड हो रहा है, उसने बोला है कि दो से उसे डिवाइड करूं तो एक रिमाइंडर आना चाहिए, यानी कि दो दो में की चेयर में लगाया तो एक चेयर बचनी चाहिए, लेकिन ये तो इवन है। अब इन दोनों में से हो सकता है, इन दोनों में से भी इसने क्या बोला है कि अगर वो 11 की फॉर्म में लगाएगा, 11 चेयर्स लगाता है तो एक भी चेयर नहीं बचती है। तो 11 चेयर्स यानी कि 11 से डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। इन दोनों में से देखते हैं 11 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। 9 + 5 14, 14 - 3 11, यही नंबर है जो 11 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा चेक कर लो कहीं दूसरे वाला भी 11 से डिवाइड होता मिले, तब हमें कुछ दूसरा रूल लगाना पड़ेगा। 6 + 9 15, 15 - 8 7, ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो गया। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 42। इफ वन चेयर इज रिमूव्ड, एक चेयर को रिमूव कर दिया, विच अरेंजमेंट इज पॉसिबल नाउ। अब कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब दो दो वाला अरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि दो तो चेयर अरेंज करने पर एक चेयर एक्स्ट्रा बन रही थी, वो एक चेयर हटा दी गई है, तो अब दो दो वाला पैटर्न बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ वन चेयर इज एडेड, एक चेयर और मिला दी टू द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना था 539 था, 539। हाउ मेनी चेयर विल बी लेफ्ट व्हेन अरेंज्ड इन 11s, 11s की फॉर्म में अरेंज करेंगे, यानी कि 11 11 कुर्सियां एक साथ रखेंगे तो कितनी चेयर बच जाएगी। अब देखो एक ही तो चेयर ऐड की है तो वही एक चेयर बचेगी, क्योंकि 11 11 11 में तो पहले भी कुछ नहीं बच रहा था, तो एक चेयर एक्स्ट्रा ले ली तो वही वाली चेयर तो बचेगी, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी चेयर्स विल बी लेफ्ट इन ओरिजिनल अरेंजमेंट इफ सेम नंबर ऑफ चेयर्स आर अरेंज्ड इन सेवेंस। ओरिजिनल अरेंजमेंट में कितनी चेयर्स बचेंगी अगर 7 चेयर्स का अरेंजमेंट बनाया जाए तो। ओरिजिनल थी 539 और 7 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, देन 7 7 जा 49, बच गया 4, ऊपर से 9 लिया, 7 7 जा 49, एक भी चेयर नहीं बचेगी, एक भी चेयर नहीं बचेगी, रिमाइंडर 0 है। तो इसका मतलब पूरी 7 7 का भी केस बन जाएगा कंप्लीटली इसके अंदर। नेक्स्ट। हाउ मेनी चेयर्स विल बी लेफ्ट इन ओरिजिनल अरेंजमेंट इफ सेम नंबर ऑफ चेयर्स विल बी अरेंज्ड इन नाइन्स। अगर इन चेयर्स को 9 की फॉर्म में अरेंज किया जाए तो कितनी चेयर्स बचेंगी, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 5 जा 45, बचेगा 8, देन 9 9 जा 81, 8 चेयर्स बच रही हैं, 8 चेयर्स, 8 तो दो ऑप्शंस में है, कोई बात नहीं, तो 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब एक आंसर यहां पर मिसप्रिंट हुआ है,
तो इनमें से कोई भी एक आंसर आप मार्क कर सकते हैं। तो ए या सी दोनों ही इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन। रोहन इज वेरी इंटेलिजेंट इन मैथ। रोहन मैथ में इंटेलिजेंट है। ही ऑलवेज ट्राई टू रिलेट द कंसेप्ट ऑफ मैथ इन डेली लाइफ। वन डे ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ये क्या कर रहा है, यहां से दूर जा रहा है, किस स्पीड से, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। लैम्प 4.5 मीटर अबोव है, ठीक है, द ग्राउंड। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, आफ्टर 2 सेकेंड्स द लेंथ ऑफ शेडो इज 1 मीटर। 2 सेकेंड के बाद ये 1 मीटर का बनता है, और 2 सेकेंड के बाद ये कितना चला होगा, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो 2 मीटर, 2 सेकेंड के बाद 2 मीटर वो चला गया होगा, 2 मीटर दूर चल गया होगा लैंप पोस्ट से। हाइट निकालनी है रोहन की, हाइट एक्स मान लो, ये वाई मान लो। तो वही करना है, सिमिलर तो है ट्रायंगल, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है। अच्छा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो एंगल से ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो बनता है छोटे वाली ट्रायंगल की साइड बाय बड़े ट्रायंगल की साइड। देखो, इन दोनों का अगर बीपीटी लगानी होती तो इनके लिए जब भी बेस दिया होता है ये बीपीटी नहीं लग सकती, बीपीटी लगती है सिर्फ इधर, जैसे 1 2 इधर 3 दे दिया होता तो ये वाली साइड निकालनी होती, अब हम बीपीटी लगा सकते थे। लेकिन जब ये वाली बीच वाली साइड दे दी जाए तब हम बीपीटी का यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, बीपीटी में इनमें हमें रेशियो पता है, 1 2 का रेशियो है, इधर वाली साइड 1 है तो इधर वाली साइड 2 होगी। तो हमें अब कौन सी लेनी है, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बाय बड़े ट्रायंगल की साइड, 1 + 2 3, और इक्वल टू, इसकी हाइट हमें पता नहीं है x, और ये y 4.5 है, यहाँ पर ये दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो 4.5 x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 आ गई, यानी कि 150 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर। तो C इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच हिज शेडो विल बिकम लार्जर देन ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट से ज्यादा हो जाए इसकी शेडो। भाई 2 सेकंड तक तो शेडो 150 सेंटीमीटर की थी, जबकि उसकी हाइट नहीं, 1 मिनट, शेडो थी 100 मीटर और उसकी हाइट थी 1.5 मीटर। ओके, अभी हाइट ज्यादा है और शेडो हमें 1.5 मीटर या उससे ज्यादा की चाहिए शेडो। चलो 3 सेकंड के बाद चेक कर लेते हैं। 3 सेकंड के बाद ये जो डिस्टेंस होगा वो 3 का होगा, तो ये डिस्टेंस इसका आधा होना है, 1.5, ये इसका आधा होगा। यहां से देखिए ये रेशियो सेम रहते हैं, ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये 1 2 का है तो वो भी उसके अंदर भी वो 3 और 1.5 का ही रहेगा, ये रेशियो सेम रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। तो हमने देखा कि 3 है तो ये अब 1.5 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। अगर ये 3 है तो ये 1.5 हो गया, यानी कि जस्ट आफ्टर 3 सेकेंड, जस्ट आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब मिनिमम टाइम क्या है कि वो हाइट और ये इक्वल हो जाए 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। 4 सेकेंड पर क्या होगा, ये 2 होगा, 4 सेकेंड पे ये 2 होगा, तो हाइट से बहुत ज्यादा हो गया। हमें क्या चाहिए, मिनिमम छोटे से छोटा समय जिसके जस्ट बाद, आफ्टर विच ये बड़ी हो जाए। तो 3 सेकेंड के बाद वो इमेज उसकी बड़ी हो जाएगी, शेडो उसकी बड़ी हो जाएगी, शेडो उसकी ज्यादा हो जाएगी। बाकी आप रेशियो लेकर निकालना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रोहन फ्रॉम पोल एट दिस पॉइंट। इसी पॉइंट पर जिसमें ये 1.5 था, ये 3 है, तो रोहन का पोल से कितना डिस्टेंस है, तो 3 है, ये तो हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया था, कितना है, 3 है। ऐसे क्वेश्चंस में अगर एक बार हमने क्वेश्चन का डायग्राम समझ लिया अच्छे से और हमने कुछ डिस्टेंसेस ये ऑलरेडी निकाल दिए तो आंसर पूरा का पूरा अपने आप ही ये सोल्व हो जाता है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ हिज शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद ये 4 हो जाएगा क्योंकि स्पीड 1 की है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये हाफ है इसका, तो लेंथ ऑफ हिज शैडो, शैडो की लेंथ क्या होगी, 2, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 2 इसके शैडो की लेंथ हो जाएगी।
2 इसके, हाँ छोटे ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का रेशियो लेना चाहो तो 1:3 का है। अब भी आप चेक कर सकते हो, 2 और बड़ी ट्रायंगल की साइड 6, 2 और 6 1:3 का रेशियो ही बनेगा हर बार। नेक्स्ट, विच सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड इन सॉल्विंग द अबव प्रॉब्लम? एंगल एंगल बहुत सिंपल है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया इसके अंदर यूज हुआ है, ये इसके अंदर यूज हुआ है। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने ये सैंपल पेपर कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सैंपल पेपर में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।